हेलो, वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। एंड आज हम आपको आज हम जो देखने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स का हमारा लेक्चर फर्स्ट है। इसके अंदर हम जानेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। और अगर आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम आपको मिल जाएगा सक्सेस नेत्रा के नाम से मिल जाएगा। जो अगर आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन है देन आप हमें इस आई डी successnetra@gmail पर मेल भी कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो देखने के बाद में आपको पसंद आएगा तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या कंसीडर करते हैं? इकोनॉमिक के अंदर जो हम कंसीडर करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है तो उसकी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उसको हम इकोनॉमिक्स के अंदर कंसीडर करते हैं। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब जितनी वो सभी एक्टिविटी जिनके अंदर पैसा इन्वॉल्व हो, यानी कि मनी इन्वॉल्व हो, यानी कुछ बाई करना, कुछ सेल करना या फिर कुछ बिजनेस करना, जहाँ पे हमारी मनी इन्वॉल्व होती है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी हम बोलते हैं। और जो बिजनेस है, ये बिजनेस कैसा होना चाहिए? बिजनेस के अंदर क्योंकि हमारे पास में जो भी रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास में स्किल्स रिसोर्सेज हैं, उससे हम जो भी वैल्यूएबल कमोडिटी है उनको कैसे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि हम स्किल्स रिसोर्सेज होने के बाद भी हम कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट करके और जो वैल्यूएबल कमोडिटी है उसका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इन सब का जो हम स्टडी करते हैं वो हम इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे जनरली, जो फादर ऑफ जो इकोनॉमिक्स है वो कौन है? आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन आ जाता है। जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो आपके एडम स्मिथ है। और जो एडम स्मिथ है ये एक स्कॉटलैंड के फिलोसफर और इकोनॉमिस्ट थे। और इनकी एक किताब है, बहुत ही फेमस किताब है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये किताब 1776 में ये पब्लिश हुई थी। तो यहाँ से जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले जो आपका वन लाइन क्वेश्चन बनेगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, देन आपका एडम स्मिथ। और जो इनकी जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसकी है? ये एडम स्मिथ की है। और इसी के साथ में जो वेल्थ ऑफ नेशन है ये कब लिखी गई थी? 1776 लिखी गई। जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक है ये किस चीज़ से संबंधित, यानी कि ये किताब जो है ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो यहाँ से आपके ये 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाएंगे इस स्लाइड से। आगे चलते हैं। हुआ क्या कि 1929 और 1930 के बीच में ग्रेट डिप्रेशन आया वर्ल्ड के अंदर। और जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब होता है मंदी। जो ग्रेट डिप्रेशन आया, ये इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था कि यूएस का जो स्टॉक मार्केट था पूरा पूरा क्रैश कर गया। और ये क्रैश किस दिन किया? 29 अक्टूबर 1929, यानी कि 29 अक्टूबर 1929 को क्रैश किया। और इस दिन को हम मनाते हैं ब्लैक ट्यूजडे के नाम से। और ये इतना बड़ा क्रैश था कि जो हमारी वर्ल्ड की जीडीपी थी वो अप्रोक्स 15% तक वो नीचे आ गई थी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होता है कि जो जीडीपी है, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मीन्स टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होता है? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड एंड सर्विसेज विद इन ए स्पेसिफिक रीजन एंड स्पेसिफिक टाइम। मान के लिए कि एक रीजन है, इसको आप एक कंट्री मान लीजिए, इसको आप एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज मान लीजिए, यूरोपियन यूनियन हो गया आपका, या फिर आपका ओपेक वगैरह हो गया, आपका आसियान कंट्रीज हो गया, ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो गया आपका, या फिर आप एक शहर मान सकते हैं, एक स्टेट मान सकते हैं। तो ये जो भी एक बाउंड्री है, इसके अंदर जितनी भी हमारी फिनिश्ड गुड और सर्विसेज हैं, मतलब जितनी टोटल गुड्स और सर्विस हमने इसके अंदर प्रोड्यूस की है, तो उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी उसको हम जीडीपी बोलते हैं, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम बोलते हैं। तो यहाँ से आपका जो वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन आपके क्या बनेंगे? ग्रेट डिप्रेशन आपका कब आया था? 1929 एंड 1930। इसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली 1930 ऑप्शन में मिलेगा, तो आप इसको लगा सकते हैं। और अगर दोनों मिल जाएगा तो देन आप 1930 को प्रेफर करेंगे। सेकंड आ जाएगा आपका कि इसके जो डिप्रेशन है इसका रीजन क्या था? कि यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश किया था। स्टॉक मार्केट क्रैश कब किया था? 1929 में। 29 अक्टूबर को ब्लैक ट्यूजडे हम क्यों मनाते हैं, किस दिन मनाते हैं? तो देन आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछ लेता है जीडीपी है, जो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इस स्लाइड से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हुआ क्या, जैसे ग्रेट डिप्रेशन आया तो इसके रीजन देखने के लिए इस पर एनालिसिस हुआ। तो एनालाइज होने के बाद में जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को 2 भागों में इकोनॉमिक्स ने डिवाइड किया। एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो तो आप सभी जानते हैं, माइक्रो मतलब छोटा। तो एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है छोटा। और जो मैक्रो है इसका मतलब होता है, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है बिग, यानी कि बड़ा। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम छोटे डिसीजन को हम कंसिडर करते हैं। यानी कि कोई भी एक इंडिविजुअल इंसान है, कोई भी एक छोटा फर्म है,
उस फर्म के जो डिसीजन होंगे कि उसको कितना डिमांड करना है, कितनी उसकी सप्लाई है, उसको डिमांड और सप्लाई में इक्विलिब्रियम बैलेंस कैसे बनाना है, उसकी जो प्रोडक्शन थ्योरी है, प्रोडक्शन थ्योरी मीन्स से प्रोडक्शन थ्योरी क्या होता है, प्रोडक्शन थ्योरी डिपेंड करती है आपकी आउटपुट और इनपुट के ऊपर। यानी कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, मान के चलिए कि हम एक मोबाइल है, मोबाइल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस मोबाइल को प्रोड्यूस करने में हमारा एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, और उससे हमारा जो टोटल उसकी सेलिंग प्राइस होगी, जो एसपी है वो कितना होगा। तो यानी कि जो एसपी होगा ये आपका आउटपुट होगा, और जो आपने एक्सपेंडिचर किया उसमें ये आपका इनपुट होगा। और एक्सपेंडिचर में आपके क्या होते हैं, आपके जो उसके रॉ मटेरियल हो गए फ़ोन को बनाने में, उसका जो कहीं आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपका होगा, उसी के साथ में आपका जो एम्प्लॉय हैं वहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं उनकी जो वेजेज होगी वो सब आपके इनपुट में आते हैं। यानी कि जो प्रोडक्शन थ्योरी में आपकी इनपुट, कितना आप इनपुट डाल रहे हैं और कितना उससे आउटपुट निकल के आ रहा है, ये किसी भी फर्म का हो गया। इसके साथ में जो लेबर इकोनॉमिक्स है उसके अंदर जो लेबर वर्क कर रहे हैं उनकी तनख्वाह होगी, उनकी जॉब सिक्योरिटी होगी, वो क्या वे अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, ये सब चीज़ें हो गई आपकी। उनका इकोनॉमिक वेलफेयर हो गया, कितना वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, कितना एक हाउस होल्ड है वो कंजप्शन कर रहा है। तो ये आपका आता है सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब जो आपका हम मैक्रो की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ से हम समझ लेते हैं कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ट्री है, एक पेड़ है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एक फॉरेस्ट है, एक जंगल है, यानी कि इसमें बहुत सारे पेड़ हैं। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम डिसीजन की बात करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, किसी फर्म के या किसी छोटे बिजनेस के। लेकिन जब हम मैक्रो की बात करते हैं यानी कि बड़ा, मैक्रो के अंदर हम किसी भी पूरी कंट्री की इकोनॉमी को एक मैसिव स्केल, एक बड़े स्केल पे स्क्रूटनाइज करते हैं, बड़े स्केल पे उसका एनालाइज करते हैं। इसमें हम देख लेते हैं नेशनल इनकम उस कंट्री की, उस कंट्री का एम्प्लॉयमेंट रेशियो, उस कंट्री का जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उस कंट्री का इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है उसके अंदर कि कितनी महंगाई दर, मान लीजिए एक तरह से महंगाई कितनी हो रही है, उसमें उसकी जो कंट्री है वो कैसी है, कैपिटलिज्म है या सोशलिस्ट है या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है। उसकी कैपिटलिज्म क्या होती है, आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यहाँ पे यानी कि जहाँ पे आपकी फ्री इकोनॉमी होती है, यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता प्राइस कंट्रोल में, डिमांड एंड सप्लाई पर टोटल होता है। जो आपकी सोशलिज्म इकोनॉमी होती है उसके अंदर टोटल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है कि गवर्नमेंट जो चीज़ें हैं उनके प्राइस मैनेज करते हैं। जो मिक्स होते हैं, तो मिक्स का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। यानी कि जो कैपिटलिज्म है एंड सोशलिज्म है, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। लाइक इंडिया के अंदर मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि जो सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम हैं, लाइक आपका हॉस्पिटल हो गया एंड आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया एंड एजुकेशन हो गया, तो ये जो सब चीज़ें हैं ये एक ह्यूमन वेलफेयर के लिए ज़रूरी है। तो इन सबको के प्राइस ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो इसलिए गवर्नमेंट इनमें इंटरवेंस रखते हैं, प्राइस कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बाकी जो आपकी लग्जरियस चीज़ें होगी तो वो एज ए फ्री मार्केट की तरह कार्य करती है। लग्जरी कार हो गई, आपके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हो गए, तो वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करते हैं। किसी भी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो कितना है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं हम एसेट को हम लगा के और उससे हम कितने नए एसेट क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि हमारी कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट एसेट की जिससे हम नए एसेट हम बना सकते हैं। एसेट क्या होता है, देखिए दो चीज़ें होती है हमारे पास में, एक होती है हमारी एसेट और एक होती है हमारी लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में मोबाइल है, और आप उस मोबाइल में आपको कोई काम नहीं है, बस आपने उसको रखा है, तो देन वो आपकी लाइबिलिटी है, क्योंकि उसमें आपको रिचार्ज भी कराना पड़ेगा, आपको उसमें कुछ ना कुछ कमी भी आएगी, वो सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा, देन आपकी वो लाइबिलिटी है। लेकिन अगर एक मोबाइल है उससे आपका कुछ प्रोडक्टिव वर्क हो रहा है, आप मान लीजिए कि कोई एजुकेशनल वीडियो आप बना रहे हैं या आपका कोई बिजनेस है, आपको बार बार फ़ोन करने पड़ रहे हैं, तो उस सब चीज़ के लिए अगर आपने मोबाइल रखा है तो देन आपका वो एसेट है। तो एसेट से जो एसेट क्रिएशन है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और एक हो गया हमारा रेवेन्यू, कि रेवेन्यू उसका कितना हो रहा है उस कंट्री के अंदर या उस ग्रुप ऑफ कंट्री के अंदर। एक चीज़ और कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच होती है। बॉटम अप मतलब ये नीचे बॉटम से ऊपर, यानी कि हम हाउस होल्ड से चलेंगे और कंट्री की तरफ। हम पहले एक इंसान की इनकम देखेंगे फिर पूरी कंट्री की, तो हम ऐसे नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, मैक्रो में हमारी होती है अप से बॉटम अप्रोच, यानी कि पहले हम कंट्री की इनकम देखेंगे, फिर हम पर कैपिटा इनकम देखेंगे, फिर स्टेट की पर कैपिटा इनकम देखेंगे। तो इस हिसाब से हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, लेकिन इसमें हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस
होता है। यहाँ से जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे मोस्ट प्रोबेबली आपका यही क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एक तो ये कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो अप्रोच होती है हमारी वो कैसी होती है, बॉटम अप्रोच होती है, और मैक्रो के अंदर हमारी क्या होती है, अप से बॉटम अप्रोच होती है। और जो दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं इन कीवर्ड्स को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, रटने की जरूरत नहीं है। ये सब एंड ये सब, इसमें आपको कोई भी कीवर्ड दे दिया जाएगा कि नेशनल इनकम को हम किस चीज़ के अंदर स्टडी करते हैं, माइक्रो के अंदर या फिर मैक्रो के अंदर, या फिर इम्प्लीमेंट को हम किस चीज़ के अंदर स्टडी करते हैं, माइक्रो या मैक्रो, आपसे पूछ लिया जाएगा। या फिर आपको दे देंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किन चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं, तो एक दो इसमें से दे देंगे, एक दो इसमें से दे देंगे, देन आपको वो बताना होता है। और आ गया कि नेशनल इनकम को हम कहाँ पे कंसिडर करते हैं, देन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो इस स्लाइड से आपके यही क्वेश्चन मुझे लगता है बनने वाले हैं। एंड नेक्स्ट आगे हमारा यहाँ पे देखिए, हमने देखा एक इन्फ्लेशन देखा, हमने यहाँ पे देखा था इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन है ये रहा, जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के अंदर देखिए इन्फ्लेशन के 3 कारण होते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब मान लीजिए आप महंगाई मान लीजिए एक तरह से, मतलब किसी वस्तु के जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो प्राइस इन्फ्लेशन 3 तरह का होता है। एक होता है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है आपका कोस्ट, ये यहाँ पे पुश होगा, कोस्ट पुल नहीं होगा, ये कोस्ट पुश होगा, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, और सबसे लास्ट वाला होगा बिल्ट इन इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, जब किसी वस्तु की जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के लिए देखिए, आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक अफवाह उड़ गई थी कि नमक ख़त्म हो गया है, तो सब लोग नमक लेने के लिए दुकानें पहुंच गए, और जो नमक के दाम थे उस पर एमआरपी भले ही 10 रुपये हो, लेकिन लोग 20 रुपये 25 रुपये तक भी उसको देने के लिए तैयार हैं। तो डिमांड बढ़ गई, सप्लाई इतनी है नहीं, जो लॉकडाउन के अंदर हुआ था। तो इसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक तो ये हो गया। सेकंड आता है कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। कोस्ट पुश इन्फ्लेशन जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी जो प्रोडक्शन कोस्ट है, वो इंक्रीज हो जाती है। और इसके प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज कैसे होगी, जैसे हमारे जो रॉ मटेरियल है उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, हमारे जो वेजेज हैं वो बढ़ गई, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इंक्रीज हो गया। तो मान के चलिए कि एक पेन है उसको बनाना है हमको, एक पेन उसको हमको 5 रुपये उसका उसमें रॉ मटेरियल लग रहा है, 2 रुपये हम वेजेस दे रहे हैं, और 1 रुपये का हम उसमें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो टोटल हमारे 8 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो हमारे इसको 2 रुपये प्रॉफिट पे 10 रुपये में सेल कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जो हमारा वेजेज है ये हो गई 6 रुपये, जो हमारा जो रॉ मटेरियल हो गया 6 रुपये का, जो हमारी वेजेज हो गई ये हो गया हमारी 3 रुपये, और जो हमारा ये आपके हो गया 2 रुपये। तो हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी हो गई, हमारी 11 रुपये हो गई, और अगर हमको 2 रुपये प्रॉफिट चाहिए तो हम इसको 13 रुपये में बेच गए, तो यानी कि 10 रुपये से 13 रुपये। तो कितना प्राइस इंक्रीज हो गया है, 3 रुपये इंक्रीज हो गया। तो 3 रुपये का जो प्राइस इंक्रीज हुआ, तो ये इन्फ्लेशन आया एक तरह से 3 रुपये का। तो ये 3 रुपये जो इन्फ्लेशन है किस वजह से आया, ये डिमांड नहीं बढ़ी है उसकी, लेकिन जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, तो इस वजह से आपका जो है ये इन्फ्लेशन आया। तो इस तरह का जो इन्फ्लेशन होता है उसको बोलते हैं कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। और लास्ट वाला है आपका बुल्ट इन इन्फ्लेशन। बुल्ट इन इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है कि जब कर्मचारी है उनकी जो सैलरी बढ़ जाती है, सैलरी बढ़ जाने से आप देख रहे होंगे बहुत सारे लेबर यूनियन होते हैं जो वो आंदोलन करते रहते हैं कर्मचारी की सैलरी बढ़ाओ। जैसे सैलरी बढ़ेगी तो उनकी जो हाई पीपी हो जाता है, पीपी इज इक्वल टू परचेजिंग पावर, पीजी इक्वल टू उनकी मतलब उनकी जो खरीदने की क्षमता है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, परचेजिंग पावर उनकी बढ़ गई। और जैसे ही उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो क्या है, मार्केट में जाएंगे सामान खरीदेंगे, और सामान खरीदेंगे तो यानी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो यानी कि सप्लाई कम है, जैसे डिमांड बढ़ती है तो उस केस में हमारा इन्फ्लेशन होता है। तो ये हमारा बुल्ट इन इन्फ्लेशन होता है। यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमारा क्या, जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। कोस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या, जब हमारी जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो रही है। और जो बुल्ट इन इन्फ्लेशन है उसका मतलब क्या है कि जो लोगों की सैलरी यानी कि लोगों की जेब में जब पैसा ज़्यादा आ रहा है उसको खर्च करने के लिए मार्केट जा रहा है, उस वजह से डिमांड इंक्रीज हो रही है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। तो जो वो इन्फ्लेशन होता है उसको बोलते हैं बुल्ट इन इन्फ्लेशन। तो यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके जो इन्फ्लेशन है उसके 3 कारण, डिमांड पुश, कॉस्ट पुल, और फिर आपका बुल्ट इन इन्फ्लेशन। और डिमांड पुल में क्या होता है कि डिमांड बढ़ जाती है, और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की होता है कि इसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, और जो आपका
प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, और जो बुलेटिन है इसमें आपकी जो वेजेज है यानी कि परचेजिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। इसकी वजह से आपका जो इन्फ्लेशन होता है ये वन लाइनर में आपसे कई बार पूछ ले जाते हैं, फिर आपको ये स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन दे देंगे और आपसे सही या गलत पूछ लिया जाएगा, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ लाइक कीप सपोर्टिंग। और अगर आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपका कोई भी सजेशंस हैं या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आपको जो ईमेल आईडी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा जो टेलीग्राम है वो है आपका सक्सेस नेत्रा के नाम से, आप जाके सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट।